नरेंद्र मोदी साहब, अब ये सब कहना कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इन सब का वक्त अब नहीं रहा है। उनकी सरकार बन चुकी है, उनके मंत्रियों ने शपथ ले ली है, उनके विभाग बढ़ चुके हैं। चुनाव के दौरान ये जरा गंभीर मसला है। जब मैं यात्रा पर निकला तो शहर और गांव दोनों को पढ़ने के बीच में एक मसला था मेरे सामने कि क्या मैं किसी चुनाव की तरह, बहुत चुनाव पर मैंने रिपोर्टिंग की है, उनका आकलन किया है, क्या फिर मैं किसका समर्थन या किसका कमजोरी ये ढूंढूं या कोई नई बात जानने की कोशिश करूं। तय किया मैंने कि एक नई बात जानने की कोशिश करूंगा। वो नई बात ये थी कि सामाजिक क्षेत्र में जो पैसा खर्च होता है, जो मेरे और आप से लिए गए टैक्स से सरकार जो पैसा जमा करती है, वो जो पैसा खर्च होता है, क्या वो गरीबों तक सही तरीके से पहुंच पाता है। कोई भी सरकार आ रही हो या कोई सरकार जा रही हो, ये बहुत पैसा सरकारें सामाजिक क्षेत्र पर खर्च करती हैं। इसलिए खर्च करती हैं क्योंकि उनकी मंशा होती है कि इसके जरिए उन्हें चुनावी सफलता मिले। कांग्रेस को कुछ स्कीमों की वजह से माना जाता है कि 2009 में सफलता मिली। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार अभी आई है, इनके लिए ये इम्तिहान होगा कि ये अपने बजट्स में से सामाजिक क्षेत्र जो है, सोशल सेक्टर जो है, उसके लिए किस तरह का पैसा खर्च करते हैं और ये स्कीमें कहां तक पहुंच पाती हैं। मैं बहुत ही, मेरा जो कार्यक्रम है न्यूज़ पॉइंट, ये 1 घंटे का था। अलग अलग गांव में मैंने देश के पूछा कि क्या आप लोगों को इन स्कीमों का कोई लाभ मिल पाता है। उसके बहुत छोटे छोटे अंश मैं आपको आज दिखाऊंगा। जैसे मैंने कहा, नई सरकार आ चुकी है। इन अंशों से आपको साबित हो जाएगा कि कांग्रेस को नुकसान कहां पर हुआ। जैसे मैंने कहा, 2009 में किसानों का कर्ज माफ करने जैसे मसलों पर कांग्रेस का मानना था कि उनको फायदा हुआ था। मनरेगा जैसे मसलों पर उनको फायदा हुआ था। फिर कहां पर सब कुछ गड़बड़ हो गया कि कांग्रेस के लिए इस किस्म का नुकसान हो गया। छोटा सा अंश उस चुनाव के समय की रिपोर्टिंग का, एक नरेगा जैसे विषय पर पहले आप देखिए। हम लोग इस बात को बहस कर रहे हैं कि अगर कोई इलाका होता है, उसका अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उसका औद्योगिकरण हो, तो कहा जाता है कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, वहाँ के लोगों को काम मिलता है। क्या ये बात सही है? यहाँ किसी को रोजगार नहीं मिला और काम नहीं मिला। किसी को रोजगार नहीं मिला। इंडस्ट्री वाला ने सब बाहर से आदमी ला के काम किया। लेकिन 2 साल से अभी घर पे हूँ, जॉब ही नहीं मिल रही है यहाँ पे कहीं पे। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि एसआर है, रिलायंस है, एल&टी है, हमारे यहाँ जीआईपीसीएल है, ओएनजीसी हजीरा है, गेल कंपनी है, आईओसी है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है। सब ऑयल सेक्टर की कंपनी यहाँ पे है। फिर भी हम लोग को जॉब नहीं मिल रहा है। और जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल रहा है वो सब ज़्यादातर साउथ इंडियन लड़के को मिल रहा है, क्योंकि साउथ में एजुकेशन हाई है। वहाँ का आप एजुकेशन, तो आप ये कह रहे हैं कि जो निजी क्षेत्र है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो कहता है कि हमें ज़्यादा स्किल्ड लोग चाहिए, ज़्यादा कौशल के लोग चाहिए, तो वो यहाँ पर शिक्षा की वजह से नहीं है। ये हम पूछ रहे थे कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है किसी इलाके में, औद्योगिकरण होता है किसी इलाके में, तो क्या ये तय है कि उस इलाके में लोगों को नौकरियां मिलती हैं? क्या ये बात तय है? ये बात कतई भी तय नहीं होती। हम वापस आएंगे नरेगा के मसले पर, क्योंकि इसमें भी जब पाया गया तो बहुत स्पष्ट तौर पर बताया गया कि लोगों को काम तो मिलता है लेकिन पैसा समय पर नहीं मिल पाता, और अगर पैसा मिलता है तो वो भ्रष्टाचार के जरिए, किसी का घूस होता है, किसी की कट होती है, इसको मिल पाता। अब ये कांग्रेस के समय की गलतियां हैं, इसका हर्जाना कांग्रेस भर चुकी है। चुनाव के नतीजे में दोहराने के लिए आज आपके सामने नहीं बैठा हूं। बीजेपी के अपने एजेंडे हैं, बीजेपी की अपनी इश्यूज है। मैं आपको सबसे पहले अपने पैनल से मिलाता हूं। मेरे साथ अजय दुआ साहब हैं, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री और कॉमर्स के। मेरे साथ हिमांशु हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के, जेएनयू के। हर्ष मंदर हैं, आप सब इनको जानते हैं, एक बहुत जाने माने एक्टिविस्ट हैं, लेखक हैं और मेंबर रह चुके हैं नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के। और मेरे साथ हैदराबाद से डॉक्टर शामिका रवि जुड़ रही हैं, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं और पब्लिक पॉलिसी जो होती है, जनता के लिए जो बनाई जाने वाली नीतियां हैं, उन पर
काम करती हैं डॉक्टर शामिका अभी। हर्ष मंदर, मैं आपसे शुरू करूंगा। जब नरेगा के बारे में ये तस्वीर, मैं करप्शन के सिर्फ चार्ज पर नहीं आ रहा, वो कहानियां तो पहले भी थी। सबसे बड़ी कमजोरी ये नजर आई कि आप उसको बेच रहे थे, पिच कर रहे थे कि ये वो स्कीम है जो कांग्रेस लेकर आई, आप कांग्रेस को वोट दीजिए। जमीनी हकीकत ये थी कि वो बुरी तरह से लोगों तक पहुंचने में नाकामयाब हुई थी। ये वो सबक है जो नरेंद्र मोदी पर भी उतना ही अप्लाई करेगा जितना कांग्रेस पर। जी, हर सरकार पर ये लागू होगा, क्योंकि आई थिंक जो पहले 5 साल सरकार, इस पुराने सरकार के निकले, वो उम्मीद में निकले। बहुत सारी योजनाएं बनी, नरेगा बना, आरटीआई बनी, लेकिन जो सेकंड टर्म में उनके क्रियान्वयन करने में जो शिथिलता थी, वो हम सबको दिखती थी। और कई स्टेट्स में बहुत ही किलिंग इट ऑलमोस्ट बाय इनएक्शन, या आप और इस वर्तमान सरकार में भी मुझे चिंता यही है कि गरीब के लिए योजनाओं की कितनी प्राथमिकता रहेगी। लेकिन बहुत संक्षिप्त में मैं एक और चीज़ भी कहना चाहता हूं कि जो आपने जो अभी कहा कि जो ग्रोथ के माध्यम से जो आशा की जा रही है, और वर्तमान सरकार का भी और मनमोहन सिंह जी का भी ये था कि हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे और नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन जो आपने जो क्लिप दिखाया, वो आंकड़े भी यही बताते हैं कि जो हाई ग्रोथ रेट के जो साल थे, उसमें लगभग फॉर्मल सेक्टर में ज़ीरो, मतलब शून्य नौकरियां बढ़ी। और ये दोनों जी, अब ये मेरा मानना, ये इरादा बहुत पक्का हो गया इस बात को लेकर कि ग्रोथ का सीधे तौर पर मतलब रोजगार नहीं होता। मैं पिछले हफ्ते अपने कार्यक्रम मुकाबला में सिर्फ इसी विषय पर चर्चा कर रहा था, और मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ये बहुत सोचने वाले, नीति बनाने वालों को समझना पड़ेगा कि ये ग्रोथ की कहानी या ग्रोथ का राग सुना कर, जो कि मनमोहन सिंह साहब ने बहुत सुनाया था, इसका मतलब रोजगार नहीं होता है। नौजवान रोजगार चाहते हैं। लेकिन वापस आते हो मनरेगा जैसे पॉइंट पर, एक बड़ी योजना है। ऐसा नहीं है कि आज नरेंद्र मोदी जो है उसको विषव्य कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन फिर आप इस तरह के पैसे जो व्यर्थ चले जा रहे हैं, उसको हिसाब कैसे करेंगे? जी, एक्चुअली पूरी दुनिया में एक्चुअली कोई उदाहरण नहीं है नरेगा जैसी योजना कल्पना के तौर पे, क्योंकि कई देशों में वेलफेयर स्टेट्स में जो बेरोज़गार है उसको सरकार पैसे देती है। यहाँ पे हमारी कल्पना ये थी कि हम उससे ना देश को या उस इंसान को फ़ायदा होता है, जहाँ आप घर बैठे पैसे देते हैं, तो उसके एवज में वो काम करे, कुछ गांव के लिए बनाए, और उसका सर भी ऊपर रहे, और कुछ उनके हाथों में पैसा भी आए, और गांव का कुछ विकास भी हो। लेकिन उस विश्वास के साथ, उस इच्छा शक्ति के बिना मुझे लगता है कि सरकार दूसरे दौर पे खास करके ऑलमोस्ट जैसे देयर हार्ट वाज़न्ट इन इट, अपने मतलब पूरी मंशा से, नियत से उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। यही मंशा से पूरे। हाँ, अजय दुआ साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि मैं जो अजय दुआ साहब कोई भी जवाब दे, उससे पहले एक और बात आपको बता दूं कि कांग्रेस ने 2014 के चुनाव में क्या और कोशिश की, क्योंकि ये सामाजिक क्षेत्र का पैसा होता है जिससे सरकारें, नेता अपनी तरफ वोट खींचने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, डीबीटी जो है, वो तकरीबन 10 करोड़ लोगों को प्रभावित करेगी, वो भी कांग्रेस लेकर आई। तो ये समझिए कि कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से उनकी कितनी गलतियां हुई हैं। दुआ साहब, मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा जी। पहले, भारत एक बहुत बड़ा देश है, हर प्रदेश की ज़रूरतें और वहाँ के सॉल्यूशंस अलग अलग किस्म के हैं। अगर हम एक ही प्रकार से इतने बड़े देश को, जो यूरोप की पॉपुलेशन से 3 गुना बड़ा, यूरोप का साइज जितना ज्योग्राफी है या उससे भी बड़ा है, हम अगर एक प्रकार से, एक ही तरीके से वहाँ के सारे सॉल्यूशंस निकालना चाहेंगे कि पूरे देश में एक लगेगा, वो बिल्कुल ठीक नहीं था। हमने जो मनरेगा की आप बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं इतना कहना चाहूँगा, आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जब देश में 2005 से 2008 तक 9% रेट ऑफ ग्रोथ हुआ जीडीपी का, आपके पूरे देश में फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट 30 लाख या 3 मिलियन बढ़ी थी। बस
9% हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ पूरे कभी भी हमने लिया हो, और पॉपुलेशन कुछ भी नहीं, तो उसका मतलब क्या? आपको ट्रिकल डाउन जो कहते हैं कि ग्रोथ हो गई, आपको नीचे से गरीबी चली जाएगी या लोगों को रोजगार मिलेगा, वो सत्य नहीं मुझे है। किसी अब सरकारी आंकड़ों की जरूरत नहीं है। मैं बार बार हिमांशु जो पॉइंट मैं रख रहा हूं कि बार बार आपने जाकर, मैं आपको, आप सभी लोगों को, हमारे स्टीम पैनल को अपने कार्यक्रमों के सीडीज भी दूंगा, वो सवाल वही थे। और सबसे दुखदाई स्थिति ये थी, और ये किसी की नरेंद्र मोदी के हाई पिच कैंपेन वगैरह की बात नहीं है या कांग्रेस के हाई पिच, सवाल वही थे, सबसे दुर्भाग्यशाली जवाब भी वही थे। जी नहीं, मैं मनरेगा के बारे में अब कहना चाह रहा था जी। मनरेगा जो बनाई गई है, हाँ। हमने उसके लिए जो पहले तैयारी करनी चाहिए बिल्कुल नहीं की। मनरेगा का जो बेसिस था वो था रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र सरकार की। 1973 में महाराष्ट्र में शुरू में एक ये योजना शुरू की गई कि कोई भी एबल बॉडीड आदमी, ह्यूमन बीइंग हो, उसको हम 3 माइल में अपने घर से हम उसको नौकरी देंगे। उसके बाद जब 10 साल वो योजना चला ली गई, उसके बाद उसको स्टैट्यूटरी या लीगल बेसिस दिया गया कि अगर सरकार आपको नौकरी नहीं दे पाई तो सरकार आपको मुबादला देगी। मतलब 10 साल लगा तैयारी करने में आपको उसको स्टैट्यूटरी एश्योरेंस देने के लिए। उस बीच में क्या हुआ, हर गांव का सर्वे हुआ कि उस गांव में क्या प्रकार के एसेट्स, पानी बढ़ाने की क्या योजना बन सकती है, सड़क क्या बन सकती है, स्कूल क्या बन सकता है, डिस्पेंसरी क्या बन सकती है, कि हम कहाँ पे अनस्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर को यूज करके प्रोडक्टिव एसेट बनाएंगे। पर जब इस बारी हमने देशव्यापी ये योजना बनाई, तो मुझे नहीं लगता हमने स्टेट्स को उस कॉन्फिडेंस में लिया था जो चाहिए था कि भैया हम योजना बना रहे हैं, आप तैयारी करिए। यही तो पॉइंट है मेरा, लेकिन फिर भी आपने उसको पॉलिटिकली भुनाने की कोशिश की। प्रोफेसर हिमांशु, फिर मैं डॉक्टर रवि के पास जाऊंगा। यही तो मेन समस्या है कि आपने उसको सियासी तौर पर भुनाया। 2009 की आपकी कहानी में आपको लगा रही तो बड़ा, आप किसानों का कर्ज माफ करिए, आपको धड़ से जो है 15 करोड़ वोट गारंटी होता है। लेकिन इस बार ये उल्टा पड़ गया, और ये अगर कांग्रेस को उल्टा पड़ गया तो किसी और को क्यों नहीं उल्टा पड़ेगा? देखिए, उल्टा नहीं पड़ा है। हाँ। यूपीए 1 जो था वो कुछ मामलों में बिल्कुल क्लियर था, खास करके आम आदमी के जो मुद्दे हैं उन पे बिल्कुल क्लियर था। हाँ। ये सिर्फ मनरेगा की बात नहीं है, ये जो है वो राइट इन्फॉर्मेशन की बात है, आपके जो ट्राइबल बिल है और बाकी सारे जो भी उन्होंने जो सोशल सेक्टर में किए थे, एक्सपेंडिचर भी बढ़ा था। और ना ही मैं सहमत हूँ अजय दुआ साहब की बात से कि उसके लिए प्रिपरेशन नहीं था। एक्चुअली 2006 से लेकर 2010 तक अगर आप देखें, 2009-10 तक, तब मनरेगा का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़ा है, पीक किया है 2009-10 में जाके, और उसके पहले काफी फुट लोगों का जमीन पे ये जरूर कहना था। प्रोफेसर एक मिनट, मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, जो अलग अलग राज्यों गाँव के तजुर्बे के आधार पर मैंने आपसे कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा अंततः मुझसे कि उनको काम नहीं मिला। दिक्कत ये थी कि किसी पटवारी या ठेकेदार पर उनको काम मिलना निर्भर करता था, जिसके 4 से 5 महीने बाद उनको पैसा मिलता था। उस 4 से 5 महीने के अंदेशे में वो सूद पर पैसा लेते थे, क्योंकि आपको कोई सीधा तरीका नहीं है उनको उस पैसे, ऐसा नहीं कि कोई बैंक उनको कह रहा था कि आप हमसे सूद पर पैसा ले लीजिए। और उसके बाद उनको उसमें से 25 से 30% ब्लॉक ऑफिसर या किसी को घूस देनी पड़ती थी उस पैसे को रिलीज कराने के लिए। इसीलिए उनको शुरुआत में तो लगा होगा कि नरेगा के माध्यम से काम, क्योंकि आप सबको पता है कि गांव और किसान में खेती जो है उसके लिए कितना लेबर इस्तेमाल होता है। बाद में उनके समझ में आना कम हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बाद में समझ आने कम हो गया। हाँ। यही जनता ने 2009 में कांग्रेस को वोट दिया और अप्रत्याशित रूप से जो है इनको ज्यादा वोट दिया, यूपीए को दिया। सवाल ये हुआ कि 2000 जो पहला जो यूपीए का टर्म था 2005-4 से लेकर 2009 के बीच में, उसमें यूपीए इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी लगी हुई थी। 2009 से 14 वाली जो पूरी यूपीए की सरकार थी, ये इस पूरे मुद्दे से पॉलिटिकली भी हट गई थी। ठीक है, रेटरिक के टर्म्स पे वो नरेगा भी बोलना बंद कर दिया था उसने। इस पूरे इलेक्शन के दौरान भी अगर आप ध्यान दें तो ये जो पूरा मुद्दा था, और नहीं बल्कि इतना ही नहीं था कि वो मनरेगा के लिए काम नहीं कर रही थी, बल्कि उसको डिस्ट्रॉय करने की पूरी तरीके से कोशिश भी की गई। वेजेस कम किए गए, वेजेस पे फ्रीज किया गया। सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये आवेदन देती है कि अब वेजेस को कम कीजिए। फंडिंग एनआरईजीए की 40,000 थी 2009-10 करोड़ में, अभी आके 30,000 करोड़ रुपए पहुंच गए, 33,000 करोड़ पहुंच गई। वेजेस बढ़े हैं 60%, खर्च जो है एनआरईजीए पे आपका घट के जो है वो 25%, 30% जो है कम हो गया है। तो इफेक्टिव, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, आपके हिसाब से काउंटर प्रोडक्टिव हो गया।
ये because कांग्रेस के लिए। because the government was not at all interested in taking credit of this. It went into a completely different, politically it went into a different trajectory. ठीक है, And that तो इसलिए trajectory is उसका- where it come हाँ, to. लेकिन सरकार इसका क्रेडिट ले ना ले, लेकिन थी तो ये आम जनता के लिए स्कीम ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। डॉक्टर अभी आपको क्या लगता है कि जब आप एक राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे अजय दुआ साहब का कहना है, हर्ष मंदर बार बार मुझसे ये बात मेरे बाकी कार्यक्रम में भी कहते रहे हैं कि इसका प्रभाव नीचे नहीं पहुंच पाया, आप बड़े स्तर पर इस तरह की योजनाएं खोलते हैं, इंप्लीमेंटेशन को ना आप चेक कर पाते हैं तरीके से, ना आप मॉनिटर कर पाते तरीके से, फिर स्वाभाविक है कि जनता के बीच आपके खिलाफ बेहद गुस्सा पैदा होता है। प्रोफेसर हिमांशु का यहां मानना है कि पॉलिटिकल एजेंडे से भी हट गई थी नरेगा। आप मानते हैं ऐसा हुआ कांग्रेस के साथ? अब ये प्रश्न इसलिए पूछा हूं कि ये सब बीजेपी के साथ दोहराया जा सकता है। करेक्ट जी। सो देखिए, एक हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ना, देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम, और हम लोग अनदेखा कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज, इट इज नॉट अबाउट इसका कैसे रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए या फिर इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम आया। आई हैव स्टडीड द एनआरईजीए इन अ लॉट ऑफ डिटेल, लेकिन ये है कि it's designed with a lot of good intention, but ये सारी problems जो हैं, we had preempted, we knew that these problems are going to happen. और ये सवाल जो इन्होंने किया कि इंडस्ट्री आ रहा है लेकिन जॉब्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं, उसका सोल्यूशन ये नहीं कि सरकार जाके जॉब्स दे। यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चंस कि व्हाई इज इट दैट इंडस्ट्री आ रही है लेकिन इट्स नॉट गेटिंग ट्रांसलेटेड इनटू लोकल जॉब्स। सो नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट लेबर रिफॉर्म्स, यू आर टॉकिंग अबाउट बिग स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। नहीं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जो मैंने अभी हिस्सा दिखाया था अंशाह का, इसकी आपको 20 सेकंड में कहानी सुना देता हूं। 1980 में यह हजीरा का इलाका था, वहां का एक छोटा सा गांव था। माधव सिंह सोलंकी के समय में ये ज़मीन जो है औद्योगिकीकरण के लिए ली गई थी। ये मोदी के गुजरात मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ। उस गांव में जाकर 1989 में इंदिरा गांधी ने स्पीच दी थी और कहा था गांव वालों को कि आपकी ज़मीन ली गई है, आपको इसके लिए काम मिलेगा, निरंतर काम मिलेगा। 20 साल तो खाली गांव वालों ने ज़मीन के प्राइस के मुआवजे की लड़ाई लड़ी, कीमत के लिए जो 8 रुपए कुछ पैसे थी, अंत में जाकर 20 साल बाद उन्हें 20 रुपए कुछ पैसे मिली। और काम तो उनको इंडस्ट्री लगने के बाद, जिसमें बहुत बड़े बड़े PSUs हैं उस इलाके में, काम तो उनको मिला ही नहीं। तो अब समस्या फिर वही नरेगा पर आकर रुकती है कि ये वाला काम भी नहीं मिल रहा है लोगों को गांव में, और जैसे प्रोफेसर हिमांशु पॉइंट आउट कर रहे हैं कि खेती किसानी वाला काम भी नहीं मिल रहा है। तो ये स्कीमें किसके काम के लिए फिर बनाई जा रही है? जी डॉक्टर रवि, अगर आप मुझे सुन सकती हो। जी हर्षवर्धन, मैं कोशिश करूंगा डॉक्टर रवि के पास वापस जाने की। मेरा पॉइंट यही है कि आपको ना व्यापार की वजह से काम मिल पा रहा है, ना आपको सरकार की वजह से काम मिल पा रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये, मैं सारे तरक्कीशुदा राज्य, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, पहले उनकी कहानी बता रहा हूँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश की कहानी नहीं बता रहा हूँ आपको अकेले। अभिकांत, मैं बहुत पूरी तरह से आपकी बात से सहमत हूँ, और मुझे डर है कि जो गुजरात मॉडल की बात हम कर रहे हैं आज, वो लगभग शुद्ध तौर पे यही सोच है कि हम उद्योग को बढ़ावा दें, उसमें लैंड एक्विजिशन के, लेबर लॉज के, इन्वायरमेंट के जो भी समस्याएं आती हैं उनको बहुत दृढ़ता से अलग करेंगे। इस कारण से, इसलिए नहीं क्योंकि हमें उद्योगपतियों से मोहब्बत है, इस कारण से इसके हमारा वादा है कि लोगों को रोजगार मिलेगा। वो भी नहीं हो रहा है, और बहुत साफ दिखता है कि नहीं हो रहा है। और जो नरेगा जैसी योजना, और कई मेरे दोस्त और साथी ये कहते हैं कि आप कब तक अपेक्षा करेंगे कि गरीब पत्थर तोड़ के अपना पेट भरेगा। मेरा जवाब यह है कि मेरी इच्छा नहीं है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी पत्थर तोड़ के अपना पेट भरे, लेकिन एक सोशल प्रोटेक्शन मतलब ये है कि जब तक दूसरी व्यवस्थाएं, दूसरी नीतियां उसे रोजगार या उसकी गरीबी को दूर करने में सफल नहीं हो, तब तक सम्मान के साथ वो जी सके, वो एक सोशल प्रोटेक्शन योजना है। तो हमारी सोशल प्रोटेक्शन योजना भी हमने एक तरफ एक्चुअली इन प्रैक्टिस अलग कर दी है, और जो आर्थिक विकास के जो लाभ हैं वो भी गरीब को नहीं मिल पाया है। मुझे नहीं दिख रहा है कि वर्तमान सरकार की परिकल्पना में कुछ अंतर है, बल्कि उसको और आगे इसी रास्ते पे चलने का डर है। मुझे लगता है कि जो एक समूह है जो लाभान्वित है आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ से, वो तो खुश है, लेकिन जो गरीब है वो और ज़्यादा पीछे
रह जाएगा। कल प्रॉफिट चैनल पर था हमारे एनडीटीवी के ही, तो मैंने उनको कहा था, क्योंकि वो मार्केट्स के विषय पर, तो मैंने कहा था उस चैनल पर कि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारत ने उनको वोट दिया है और इंडिया ने उनको बैक किया है, तो उनको इसका समन्वय, इसका बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। मैं आऊँगा दुआ साहब, अजय दुआ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का। जैसे मैंने इस पॉइंट को रखा, एक और विषय पर आएंगे, वो है मिड डे मील। बहुत समझिए कि ये कितना बड़ा मसला है। उसके बाद खाद्य सुरक्षा बिल, ये प्रश्न भी थे उसी चुनावी यात्रा में। बहुत ही छोटे अंश में आपको दिखा रहा हूं। मैंने लोगों से पूछा कि इसका आपको क्या प्रभाव नजर आता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर खाद्य सुरक्षा है तो जहां पर जिन स्टेट्स में पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली बेहतर होगी, जो कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में नजर आती है, वो उसका ज्यादा फायदा लेंगे। इस विषय पर हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं नहीं जाइएगा।